Good afternoon everyone. Welcome in the class of Science and NBF Public School also. आप सभी का स्वागत है साइंस की क्लास में और NBF पब्लिक स्कूल में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर पूरा होने के साथ ही एक और हिदायत आपको दी जा रही है। चैप्टर नंबर 3 के जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स उनके बनेंगे वो सभी आपको अपने फेयर नोटबुक में करने के बहुत जल्द ही आपकी नोटबुक चेक की जाएगी। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अवेयर रहें, अपना होमवर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 आपका, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप बुक लेके बैठे होंगे, नहीं लेके बैठे तो लेके बैठ जाइए बुक को। ये आपका है चैप्टर प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। अगला जो चैप्टर आपका है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसको अपन कहते हैं इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स इसको अपन कहते हैं, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स इसको हम कहते हैं। देखिए क्या चैप्टर का मैसेज हमारे लिए है। चैप्टर का मैसेज हमारे लिए, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से देखिएगा। बुक आपके पास है, बाद में चेक कर लीजिएगा। फिलहाल ध्यान से सुनेगा, ढंग से पढ़िएगा। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, क्या मैसेज चैप्टर हमें देना चाहता है। बात करते हैं प्रस्तावना की। संदेश क्या है चैप्टर का, सीधे तौर पर हम उसको यहाँ पहले जानना चाहते हैं। देखिएगा प्रतिरक्षा क्यों आवश्यकता है, प्रतिरक्षा की होती क्या है प्रतिरक्षा, रक्त समूह क्या होते हैं, क्या आवश्यकता हो गई है उनकी हमारे शरीर में। क्या बिना रक्त समूह के काम नहीं चल रहा था क्या बिना प्रतिरक्षा के हम जिंदा नहीं रह सकते, क्या बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है शरीर की तो व्यक्ति को मौत के कगार पे जाते देर नहीं लगती है। इसलिए प्रतिरक्षा का होना तो जरूरी है, हम यूं कह सकते हैं अनिवार्य है। बात करते हैं क्या है प्रतिरक्षा, क्या मैसेज है, तो सुनिएगा ध्यान से। हमारा शरीर प्रतिदिन अनेक रोगों से सामना करता है। हम चाहे कुछ खाद्य पदार्थ खाते हैं या पेय पदार्थ पीते हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ को खाते समय या पेय पदार्थों को पीते समय कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में जाने अनजाने में चले ही जाते हैं। इन अनावश्यक पदार्थों को अगर नष्ट नहीं किया जाए, इन अनावश्यक पदार्थों को अगर नष्ट नहीं किया जाए तो इसका दुष्परिणाम हमारे शरीर पर पड़ सकता है, इवन शरीर के अंगों पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इस हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए हमें हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना होता है। उस प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए हमें ऐसे पौष्टिक पदार्थों का सेवन करना होता है जो कि इस तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। अब तंत्र है क्या, प्रतिरक्षा क्या है, देखिएगा। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, हमने कहा हम पेय पदार्थ पी रहे हैं, खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो कुछ हानिकारक पदार्थ शरीर में जा रहे हैं, उनको नष्ट करने के लिए प्रतिरक्षा का होना अति आवश्यक है, जरूरी है। क्या है प्रतिरक्षा, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता, द एबिलिटी टू फाइट विद जर्म्स, यानी हमारा शरीर रोगाणुओं से किस प्रकार मुकाबला कर सकता है, उस क्षमता को ही हम कहते हैं प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा प्रति नाम क्यों दिया गया, क्योंकि विशेष प्रकार के पदार्थ बनते हैं जो कि रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा करते हैं। ये प्रति किसके लिए आया, ये एक्चुअली प्रति है रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा। तो ये संदेश है इस बिंदु का, रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा को ही हम कहते हैं प्रतिरक्षा, जो कि हमारे शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा की जाती है। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से हमारे शरीर के सैनिक हैं और कौन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाते हैं। बताइए कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर के सैनिक कहलाते हैं, शायद आपको पता होगा, याद आ गया होगा, WBC को, श्वेत रुधिर कणिकाओं को शरीर के सैनिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सैनिक, क्योंकि वो शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। क्यों शहीद हो जाते हैं, क्योंकि वो रोगाणुओं से लगातार मुकाबला करते रहते हैं और रोगाणुओं को मारकर खुद भी शहीद हो जाते हैं। शहीद क्यों हुआ,
कि उन्होंने किसी और को नष्ट किया और को नष्ट करने के साथ साथ उन्होंने खुद का भी जीवन समाप्त कर लिया। तो ऐसा काम करते हैं WBC। बात करें रक्त समूहों की, तो देखिए रक्त समूहों का जैसे कि हम बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, हमने क्या कहा था रक्त को, रक्त जीवन की नदी है, रक्त है तो जीवन है, रक्त अगर नहीं है तो जीवन भी नहीं है। उस रक्त को जीवन की जो नदी कहा जा रहा है उसमें कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो रक्त के समूहों का निर्माण करते हैं, तो उनका भी होना अति आवश्यक है। अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की प्रतिरक्षा के साथ। परिभाषा आपको बता दी है मैंने, शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है, और वह तंत्र जो प्रतिरक्षा में सहायता करता है उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। वह तंत्र जो प्रतिरक्षा में सहायता करता है उस तंत्र को कहा जाता है प्रतिरक्षा तंत्र। अब बात करते हैं प्रतिरक्षा के प्रकारों की। अगला टॉपिक है चैप्टर का प्रतिरक्षा के प्रकार। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। पहले प्रकार को कहा जाता है जन्मजात, यानी पहली है जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरे वाले को कहा जाता है अर्जित प्रतिरक्षा। आपको सुनेगा, पहली वाली को हमने कहा जन्मजात प्रतिरक्षा और दूसरी वाली को कहा जाता है अर्जित प्रतिरक्षा। दोनों को एक एक करके हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा की। देखिए क्या मतलब है, जैसे कि नाम से आपको पता लग पा रहा होगा, जन्मजात, जन्म से है जो प्रतिरक्षा उसको कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा। यानी ये जो प्रतिरक्षा है वो जन्म के साथ ही, जो जन्म के साथ ही उपस्थित रहती है उसको कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा। अब कुछ कारक हैं जो जन्मजात प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या जन्मजात प्रतिरक्षा यूं ही हो जाती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, कुछ कारक हैं और वो कारक ही क्या करेंगे, ये होगी जन्म सहित, यानी जन्म से जो होती है प्रतिरक्षा उसको कहा जाता है जन्मजात प्रतिरक्षा। कुछ कारक हैं, कारक जो कि जन्मजात प्रतिरक्षा को प्रेरित करते हैं। देखिए कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक हम बात कर रहे हैं जन्मजात प्रतिरक्षा क्यों होती है, कोई तो वजह रही होगी ना। क्या अपने आप ही बन जाती है जन्मजात प्रतिरक्षा? बिल्कुल संभव ही नहीं है। तो देखिए पहला कारक क्या है, सबसे पहला जो कारक है उसको कहा जाता है भौतिक अवरोध। पहले कारक को कहते हैं भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध वो अवरोध है जो कि रोगाणुओं को शरीर में जाने से क्या करेंगे, रोक देते हैं। भाई अवरोध, अवरोध का मतलब रोकने वाले, ऐसे अवरोध जो कि रोगाणुओं का शरीर में प्रवेश क्या कर देंगे, बाधित कर देंगे, उनको हम कहते हैं भौतिक अवरोध। देखिए कौन कौन से, आपको क्या लगता है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण भौतिक अवरोध होना चाहिए जो कि रोगाणुओं को शरीर में जाने से रोकेगा? क्या लगता है आपको सबसे पहला क्या होना चाहिए जो हमारे शरीर का सबसे बाहरी भाग बनाता है? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए, मुझे तो कैसे बताएंगे आप, खुद को बताइए। त्वचा, त्वचा हमारा एक भौतिक अवरोध का कार्य करता है जो कि रोगाणुओं को शरीर में जाने से रोकेगा। मुख से जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा अंग आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, कौन सी है सबसे बड़ी ग्रंथि? चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ चुके हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। कल का ही नहीं याद, चैप्टर 2 कहाँ से याद होगा, आपकी पढ़ाई तो करते नहीं हो। त्वचा के अलावा और में रोम पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, रोम, बाल हैं बाहर अलग हैं, बाहर बाल हैं अलग हैं। नासा छिद्र के अंदर भी बाल पाए जाते हैं, जो नासा मार्ग है, नासा छिद्र से आगे वाला भाग क्या है, नासा मार्ग, पता है आपको? बिल्कुल आपने देखा होगा, चेक तो कभी न कभी किए होगा ना, नहीं किया तो अब चेक करके देख लीजिएगा। रोम है जिनको नासा रोम कहा जाता है। नासा रोम भी क्या काम करेंगे, हानिकारक रोगाणुओं को जो वायु के साथ प्रवेश कर रहे होते हैं उनको नासा मार्ग में ही रोक लेते हैं और शरीर के आंतरिक भागों में नहीं जाने देते हैं। तो ये एक तरह से कह सकते हैं भौतिक अवरोध हैं जो कि रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोक देते हैं। सेकंड अवरोध, सेकंड वाले को कहा जाता है रासायनिक अवरोध। देखिएगा नाम से आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, रासायनिक अवरोध यानी यहाँ पे क्या होंगे, कुछ रसायन होंगे जो कि हानिकारक रोगाणुओं का सोपड़ा साफ करेंगे, यानी हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या आप बता सकते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण जो रसायन है जो हमारा मुख में बनता है, कौन सा रसायन जो मुख में बनता है?
बताइए, आपको कह रहा हूँ लार, लार रूप में बनेगा, लार रासायनिक अवरोध का काम करेगा और लार हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का भी काम करता है। लार के अलावा HCl, आप जानते हैं चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ के चुके हैं, कहाँ बनता है HCl, कौन से अंग में बनता है HCl? आमाशय में HCl का निर्माण होता है। आमाशय में HCl बनेगा जो कि अम्लीय प्रकृति का है और रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता करता है। अगले आते हैं आपके आंसू, आंसू जिनको कि अश्रु भी कहते हैं। अश्रु टेस्ट कैसा होता है? अश्रु का नमकीन होता है, स्वाद चखा होगा। आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, चले जाते हैं मुख के अंदर, तो स्वाद उनका थोड़ा सा नमकीन होता है। अश्रु भी एक तरह से रासायनिक अवरोध का काम करेंगे। इसके अलावा पसीना, स्वेट, पसीना भी आपका रासायनिक अवरोध की तरह कार्य करता है। कोशिकीय अवरोध, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो कि रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं, इनको कहा जाता है कोशिकीय अवरोध। कुछ कोशिकाओं की हम बात करें, हमने WBC पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में। WBC के एक प्रकार है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकीय अवरोध की तरह कार्य करती हैं और रोगाणुओं को नष्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगला जो अवरोध आता है वो है फीवर, फीवर जिसको बुखार कहा जाता है। अगला आता है स्वेलिंग, जिसको अपन सूजन कहते हैं या इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। यानी फीवर और सूजन भी जो है अवरोध का कार्य करते हैं और जन्मजात प्रतिरक्षा को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज हमने पढ़ा जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में, अगर फिर से सुनेगा। प्रतिरक्षा वो है जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाती है। प्रतिरक्षा को हमने 2 प्रकारों में बांटा। एक हमने कहा जन्मजात प्रतिरक्षा जो कि जन्म के साथ स्थित रहती है। दूसरी होती अर्जित प्रतिरक्षा जो सजीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है या प्राप्त करता है। जन्मजात प्रतिरक्षा के लिए कुछ कारक होते हैं। उन कारकों में पहला कारक हमने देखा भौतिक कारक, जिसमें कि त्वचा आती है, रोग भी आते हैं। भौतिक कारक क्या करेंगे? भौतिक अवरोध क्या करेंगे? रोगाणुओं को शरीर में जाने से रोक देते हैं। फिर दूसरे कारक हमने लिए हैं आपके रासायनिक कारक। रासायनिक कारक क्या काम करेंगे? कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करते हैं। रासायनिक कारकों के बाद में आगे आते हैं कोशिकीय कारक। कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं, जैसे कि WBC का एक पार्ट होती है न्यूट्रोफिल। फीवर और सूजन भी जो है भौतिक या हम कहें जन्मजात प्रतिरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम आगे अर्जित प्रतिरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप साथ साथ पढ़ाई करते रहें, साथ में बुक्स को भी आप खंगालते रहें, PDF आपको मिलती रहेंगी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।